बड़ी खबर से आपको बता दें, कल उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। कल रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारियां लगभग पूरी तरह से कर ली गई हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश देंगे। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। कल रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ तमाम स्टार प्रचारक भी जो है उत्तराखंड की सियासत पर आपको चुनावी रैली में दिखाई देंगे, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर वो कोई और नेता बीजेपी के हो। तमाम नेता आपको यहां पर दिखाई देंगे। और सबसे पहले आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबर, जो प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में जनसभा करेंगे और साथ ही साथ विशाल रैली प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। कल उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। तो कल रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही रुद्रपुर में जनसभा भी करेंगे और साथ ही साथ वो बताएंगे कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार कर ली गई है। और जनता से भी वो अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ बीजेपी को इस बार जीत हासिल कराएं, ताकि आगे आने वाले समय में बीजेपी जो है वो देश और उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कर सके। देहरादून प्रधानमंत्री की रैली से पहले कांग्रेस ने पूछे सवाल। कांग्रेस ने पीएम मोदी से कई सवालों के जवाब मांगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड को लेकर कई सवालों के जवाब देने की मांग की। अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम से पूछे कई सवाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब देने की मांग की है। और साथ ही साथ आपको बता दें 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री मोदी की रैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की रैली है रुद्रपुर में और इसी को लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और करण माहरा ने तमाम सवाल जो है बीजेपी पर उठाए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, वो जो अपनी उपलब्धियां बताने में पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं विपक्ष भी आक्रामक होकर के जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको अब मुद्दा बनाने पर जुटी हुई है। वहीं जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में उनकी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। कल प्रधानमंत्री जब रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे, उससे पहले आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और धामी सरकार दोनों पर ही कटाक्ष करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, वहीं अपनी नाकामियों के बारे में भी प्रकाश डालना चाहिए प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी। करण माहरा ने प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी का नाम सामने बार बार आ रहा है, तो उस वीआईपी का नाम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? वहीं केदारनाथ धाम में जो सोने की चोरी का जो मामला था, उसको भी कांग्रेस अब चुनावी मुद्दा बनाने पर जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है उस पर क्यों नहीं चुप्पी तोड़ी जा रही है। जो अन्य जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब तलब किया है। बिल्कुल पवन, ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो एक अच्छे मौके की तलाश में थी और उसे वो मौका मिल गया है कल रुद्रपुर की रैली के साथ ही। लेकिन अगर मैं रैली की बात करूं तो प्रधानमंत्री की रैली कितने मायनों में खास होने वाली है पवन? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो रैली है वो इस चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में ये पहला कार्यक्रम है किसी भी स्टार प्रचारक का, किसी भी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं या भी सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारकों में नाम है नंबर 1 पे, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका ये चुनाव प्रचार के दौरान पहली जनसभा का कल आयोजन हुआ है, जो होने वाला है। और इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की असर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चों, सभी प्रकोष्ठों, सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि प्रत्येक कार्यकर्ता
प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, चाहे वो कुमाऊं का हो, चाहे वो गढ़वाल का हो, चाहे वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा से जो भी जनपद हैं, उन सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी तय की गई है कि अधिक से अधिक इस रैली में कैसे इसको सफल बनाया जाए, अधिक से अधिक लोग कैसे आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल भाषण दे रहे होंगे, जब जनता को संबोधित कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भी प्रधानमंत्री मुखर होंगे और जनता को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धि में जोड़ेंगे। वहीं धारा 370-35 से हटाने के मुद्दे को भी ये राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखान करेंगे। वहीं उत्तराखंड के विकास की अगर बात करें तो चाहे वो आदि कैलाश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कुमाऊं के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उसका बखान करेंगे, चाहे वो जो मानस मंदिर माला का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बखान करेंगे, ऑल वेदर रोड के बारे में बताएंगे, बीजेपी के पास जो है वो तमाम मुद्दे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा पवन, बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और कांग्रेस के पास भी तमाम मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खबर यह भी है कि कई सारे स्टार प्रचारक जो हैं वो उत्तराखंड में अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो कौन कौन से वो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं पवन? भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली जनसभा होगी और उसके बाद में 3 तारीख को और 4 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं, जिसमें एक पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और वहीं विकास नगर जो कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और हिमाचल से लगा हुआ ये क्षेत्र है। एक तरफ जो यमुना नदी है और यमुना नदी के पार उधर हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनका गृह प्रदेश भी है जेपी नड्डा का, और इधर उत्तराखंड है जो कि वहां पर उनकी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और रात्रि विश्राम भी वो देहरादून में करने वाले हैं। देहरादून में टिहरी लोकसभा की एक जो कोर कमेटी की बैठक में भी वो उपस्थित रहेंगे, कोर कमेटी की बैठक लेंगे और चुनावी जो रणनीति है वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनसे प्रदेश की फीडबैक लेंगे, चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है उत्तराखंड में। ठीक है पवन, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर, सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैटल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 93,000 मतदाता ई पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बताएं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बता दें 93,000 मतदाता ई पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी भी होगी। तो आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इसी के मद्देनजर एक और तैयारी जो है वो उत्तराखंड में कर ली गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सर्विस मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। एक बार फिर से हमारे साथ पवन दीक्षित लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। पवन, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। धामी सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है और केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद बनाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और आखिर में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं और चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा
कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसको देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,25,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा 56 लाख पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल भी यात्रा में नए रिकॉर्ड कायम होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने में जुटी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति समय से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहां पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी आवश्यक जो भी हमको तैयारियां करनी है और जो हमने कार्य योजना अपनी बनाई है हम उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी जारी रहता है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को समय से पूरा करने में जुटी हुई है। देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे
और विपरीत मौसम के बावजूद वहाँ पर कई चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहाँ पर अंजाम दे रही है। 2024 चारधाम यात्रा को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल की चारधाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए सुखद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MB नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। 2 अप्रैल को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें 3 अप्रैल को वह पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा संसदीय सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं दिन में टिहरी लोकसभा के विकास नगर में जनसभा करने के बाद कोर कमेटी की बैठक में रणनीति भी बनाई जाएगी। 4 अप्रैल को जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ बैठक करने के बाद एक विशाल रैली हरिद्वार लोकसभा सीट पर करेंगे। सुरेश जोशी ने बताया कि आने वाले समय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत स्टार प्रचारक प्रसार करने के लिए यहां पर दिखाई देंगे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। रुड़की के डंडेरा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता करके विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन पर कहा कि 5 सालों तक सरकार ने लाखों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दिया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में बताते हुए कहा कि लाखों महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हरीश रावत हरदम अपने पुत्र के साथ चुनावी मैदान में नजर आते हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता उठा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, जो कि साकार होता नजर आ रहा है। वार्ता हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धि के जो विषय थे वो मैंने आज सबके सम्मुख रखे। आखिर उत्तराखंड देवभूमि के में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मन मस्तिष्क बसता है। हम अपने एजेंडे में गाँव जाकर जो विषय को लेकर जा रहे हैं वो हमारा विकास कार्य है और इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। देखिए, जाति कोई नहीं बदलता है। हर राज्य के, हर देश के संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। जो आज तक होता है वही हो रहा है, कोई नई चीज उस पर नहीं आ रही है। ये कौन गुमराह कर रहा है इस बात को लेकर? आखिर जिसको जाति प्रमाण तो उसका बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर न्यायालय है, न्यायालय की आगे बात है, लगता है व्यक्ति। लेकिन गुमराह करने का जाति प्रमाण नहीं बन रहा है। एक व्यक्ति खड़ा कर इसका नहीं बन रहा। 400 पार इस बार जनता ने दिया है, 400 पार का नारा जनता का। हरिद्वार के बहादुराबाद में जया मैक्सवेल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट और करने के साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल जया मैक्सवेल अस्पताल की इमरजेंसी परिसर में घुसे हमलावरों ने डॉक्टरों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस मामले में बहादुराबाद पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर एक युवती समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हुलिये के आधार पर हमलावरों की पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। हॉस्पिटल में एक लड़का और एक लड़की इमरजेंसी में आए और लड़की को सर चोट थी हाथ पे, और चोट को देखते ही हमारे इमरजेंसी स्टाफ एंड हमारे डॉक्टर ने इलाज करना स्टार्ट किया। और बस इसी की देर है, उन्होंने कहा कि आप जाकर ओपीडी पेपर बनवा लीजिए अपना।
तो तैश में आकर जो उनमें से मेल मेंबर थे उन्होंने अपने साथ वालों को बुला लिया और हमारे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे, स्टाफ थे, इमरजेंसी स्टाफ, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। सर बहुत ही बेरहमी से उनको मारा गया, पीटा गया, उठा के पटका गया। और सर उस दौरान जो हमारे इमरजेंसी में मेल स्टाफ थे उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है और उसको फ्रैक्चर हो गया है बाजू पे। सर उसमें एक लड़का एक लड़की आते हैं, तो उन्होंने सर लड़की ने हाथ कटा हुआ था अपना, तो जैसे ही लड़की अंदर आई तो सर बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब थे जो डॉक्टर अंकित, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, ड्रेसिंग वेसिंग की। तो लास्ट टाइम पे डॉक्टर वो लड़की मतलब आपस में झगड़ा चल रहा होगा उनको कोई आपस में, तो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो सर ने बोला कि इमरजेंसी है, माहौल ख़राब ना कीजिए, आप बाहर जाके बात कर लीजिए, लड़ लीजिए जो भी करना है, और एक काम कीजिए आप अपना OPD पेपर बनवा लो, पर्चा बनवा लो, और पर्चा बनवा के मैं दवाई ले देता हूँ, आप घर चले जाओ, ठीक है, जो करना है आप घर पर जाकर करना। तो इतनी बात को सर उसको ईगो हर्ट हुआ या क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है अभी आता हूँ मैं। तो हमें लगा कि पर्चा बनवाने गया सर, उसने बाहर से लड़के वड़के बुलाए और सीधा आते ही मैं भी बैठा हुआ था सर के पास में, यहीं पे फार्मेसिस्ट, मैं सर के पास में बैठा हुआ था, तो आते ही सर को एकदम से उसने मारा, अब जो आपने वीडियो में देखा होगा सर। बस इतनी बात थी, ज़्यादा कुछ बात नहीं थी सर। ये आज रात 3 बजे की घटना है जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक डॉक्टर तथा अन्य जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनके साथ मारपीट की गई है। डॉक्टर द्वारा इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है, पुलिस द्वारा इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें जो CCTV के अवलोकन से तथा प्राप्त सूचना के अनुसार इन लोगों की तस्दीक की जा रही है। आगे आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस इन पे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार, ये पूरा मामला क्या था और अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया इसमें हो चुकी है? बिल्कुल भारती, देखिए मैं बता दूं आपको, हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का ये मामला है कि जहां बहादुराबाद में जया मैक्सवेल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट यहां पर हुई है। और बताया गया जिस तरह CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है, और ये फुटेज यहां पर वायरल हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ यहाँ पर मारपीट करते हैं, और उसके बाद उनके तमाम जो साथी हैं, बताया जा रहा है कि एक लड़की और करीब 4 से 5 जो लड़के हैं वो वहां पर जो लाठी डंडे और लोहे की रोड लेकर वहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर्स और स्टाफ को मारना वहां पर शुरू कर देते हैं। इस पूरी घटना में भारतीय जो डॉक्टर है, डॉक्टर के हाथ में जो फ्रैक्चर हो गया है और उसके सिर में भी जो इंजरी यहाँ पर आई है, और जो गार्ड्स हैं सभी की यहाँ पर उनको पूरी बेरहमी से डॉक्टर्स को यहाँ पर पीटा गया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पर लगता है कि जानलेवा हमला यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर यहाँ पर किया जा रहा था। वहीं जिस तरीके से पुलिस को तहरीर देकर बताया गया पीड़ित की ओर से कि करीब रात के 3 बजे एक लड़का और एक लड़की हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे, जहां उस लड़की के हाथ में कुछ चोटें यहाँ पर आई हुई थी, कुछ हाथ उसका कटा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर के द्वारा उस लड़के को यहाँ पर OPD पेपर यहाँ पर बनवाने को कहा गया। उसके बाद OPD पेपर ना बनवाकर उस लड़के ने तमाम अपने साथियों को वहां पर बुलाया और डॉक्टर जो स्टाफ है उसको यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। ठीक है इंतजार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और अब प्रशासन लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी के साथ मीटिंग का आयोजन कर रहा है और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील भी कर रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन लोगों से लगातार आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहा है और इसी के चलते काशीपुर SDM कार्यालय में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की गई और बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर और जनसभाओं को करने के लिए अनुमति की बात कही गई और बड़ी मात्रा में पैसा लेकर कही जा रहे जो काम किए जा रहे हैं उन पर रोक लगाने की बात की गई। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि साथ ही इसमें बैठक में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे सिटीजन और विकलांग लोगों के लिए घर बैठे वोटिंग करने की व्यवस्था के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और जरूरी लोगों के लिए वहां की व्यवस्था भी की गई।